Good morning, students. How are you? I hope you are well. And today's our topic is speech writing for class 11th and 12th by your favorite sir. Let's start. Before knowing the subject matter that we are going to learn or understand, we should know the first marking scheme. Marking scheme is previously as like the 10 marks. Format is 1 mark, content 4 marks, expression 5 marks, and expression is further divided in 2 categories: grammatical accuracy, appropriate words and spellings 2.5 marks, coherence and relevance of ideas and styles, again it is of 2 marks. Now let's know what is the speech. A speech is an effective way of conveying a message to a large audience. It is one of the ways of spreading awareness regarding social issues or giving information regarding other important issues. सभी को पता है स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है भाषण, और भाषण कभी किसी एक के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है। तो यहाँ लिखा गया स्पीच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज। एक किसी को मैसेज देने के लिए किसको, ए लार्ज ऑडियंस, यानी कि बहुत बड़ा समूह, उसको कोई मैसेज देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इशूज़, और ये एक तरीका है जागरूकता फैलाने के लिए सोशल इश्यूज़ यानी कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके लिए, और गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज़, और दूसरी जानकारियाँ देने के लिए जो कुछ दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके लिए। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज़ यूज्ड फॉर, इट मीन्स कि स्पीच वाई वी यूज। कंपोनेंट्स ऑफ ए स्पीच। एक स्पीच को लिखने के लिए किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, क्या क्या इसके बिंदु हो सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, थर्ड है समिंग अप, एंड लास्ट है कंक्लूजन। तो चलो विस्तार से थोड़ा डिटेल्स इसकी देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है या किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इंट्रोडक्शन, यू शुड स्टार्ट बाय ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, और ये ब्रैकेट में एस लगाने का मतलब है चीफ गेस्ट। अगर एक से ज़्यादा कोई गेस्ट है तो उनकी ग्रीटिंग करते हैं, सबसे पहले अभिवादन करते हैं। फेलो स्पीकर्स, जो आपके बाद बोलने वाले हैं उनका आप ग्रीट कर सकते हैं। एंड द ऑडियंस, और जो पब्लिक है जो आपको सुनने वाली है, ऑब्वियसली आपको ग्रीट भी करना चाहिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आपने उनको सब्जेक्ट मैटर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, या आपने उनको ग्रीट नहीं किया, तो शायद वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आपको सुनने में। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द ओकेजन ऑफ द स्पीच, और वो जो स्पीच है वो क्यों आप बता रहे हैं उसको स्पेसिफाई करें। अनाउंस द टॉपिक ऑफ द स्पीच, स्पीच जो है उसका टॉपिक बताएं, किस विषय पर आप बोलने वाले हैं। स्टार्ट विद द स्ट्राइकिंग प्री स्पीच रिमार्क टू इंटरेस्ट योर ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस है उसको और ज़्यादा वो आपके स्पीच में रुचि ले, आप उसके लिए इसमें लिख रहे हैं स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मीनिंग है कि चौंका देने वाला। प्री स्पीच कोई रिमार्क, कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें बता सकते हैं अपने स्पीच बोलने से पहले, जिससे कि लोग ये जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट हो जाए आपको सुनने में, इंटरेस्ट उनमें आ जाए। यू कुड ऑल्सो रेफर टू सम रिसेंट इश्यू दैट अफेक्ट्स द ऑडियंस, एन एनेक्डोट और ए स्टोरी। आप जो ऑडियंस है वो जो करंट या रिसेंट जो अभी है उस मुद्दे का प्रभाव उस ऑडियंस के ऊपर क्या है, उन चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। एनेक्डोट का मतलब है छोटे छोटे जो विवरण हैं उनको बता सकते हैं, या फिर कहानी से शुरू कर सकते हैं। इवन हिस्टोरिकल रेफरेंस कुड गिव यू ए गुड बिगिनिंग, या बिग आप कह सकते हैं गुड स्टार्ट और बिग स्टार्ट, या फिर कोई भी ऐतिहासिक रेफरेंस आप बता सकते हैं, किसी महाभारत का, रामायण का, इस तरीके से कोई किस्सा आप स्टार्ट करें और उसको एक्सप्लेन करें और उसको ऐड कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, या एक्सपोजिशन पार्ट के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं जिस मुद्दे पे आप बोलने वाले हैं उससे। नेक्स्ट है एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, यानी कि जब आप टॉपिक को एक्सपोज करते हो, उसके बारे में बताना चाहते हो, लोगों के सामने लाना चाहते हो जो आप बोलना चाहते हैं। बिल्ड अप ए सीक्वेंस ऑफ आइडिया, यानी कि जो जिन आइडियाज़ पे आप बोलने वाले हैं उनको सीक्वेंस में रखें, यानी कि एक के बाद किसके बाद आपको क्या बोलना है, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें।
टू सपोर्ट योर आइडियाज़ लुक फॉर मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। और जो पब्लिक को आप बता रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ये बात आप याद रखें कि स्पीच आपको लिखने के लिए आएगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है स्पीच हमेशा बोला जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ जो आप बोलने वाले हैं उसी को ही रिटर्न करना है, लेकिन स्पीच इज़ मेनली फॉर स्पीकिंग नॉट जस्ट राइटिंग। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप बता रहे हो वो रिलेवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, यानी कि उनसे जुड़े हुए होने चाहिए, एविडेंस और डेटा, और जो सबूत आप देने वाले हैं, जो आंकड़े आप बताने वाले हैं, वो रिलेवेंट होने चाहिए। ड्रॉ अप आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक, और आप जो आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क जो उसमें बोलने वाले हैं वो या तो टॉपिक के अगेंस्ट हो सकता है या टॉपिक्स के पक्ष में हो सकता है। फॉर का मतलब फेवर से है, या अगेंस्ट का मतलब आप समझते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यानी कि आप उसके पक्ष में भी बोल सकते हैं, थोड़ा विपक्ष में बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल के यूज़ है तो मोबाइल के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर दोनों ही पक्ष आप उसमें शामिल कर सकते हैं। प्रेजेंट योर एविडेंस इन एन इंटरेस्टिंग वे, आप जो अपने एविडेंस, जो सबूतों को पेश करना चाहते हैं, बहुत ही रुचिकर तरीके से बताएं। रुचिकर तरीके से बताने का मतलब है जैसे मोदी जी बताते हैं ना, उसी तरीके से, यानी कि आपसे रिलेट कर करके बताते हैं उन चीज़ों को। पेंट वर्बल पिक्चर, यानी कि जब शब्दों से आप बोलते हो, जो शब्द आप लोगों के बीच में एक्सप्रेस करते हो, उनके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, तस्वीर बन जानी चाहिए जो आप बोल रहे हो। पर्सनलाइज इट एंड ड्रामेटाइज इट, आप इसको उन व्यक्तियों के साथ जोड़ें, अपने आप से जोड़ें, या उसका नाटकीयकरण करें इस तरीके से कि लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ, इंटरेस्ट ले सकें आप चीज़ों को। नेक्स्ट पार्ट है समिंग अप। समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर स्पीच बट डू नॉट रिपीट दैम। इस बात का ख्याल रखें, लास्ट में आप अपने पॉइंट्स को समराइज़ कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से दोहरा सकते हैं, लेकिन यहाँ समराइज़ कराना है, उनको याद दिलाना है, लेकिन थोड़े वर्ड मीनिंग्स अलग यूज़ करते हुए। ये नहीं कि एग्जैक्ट जो आपने ऊपर लिखा सेम उन्हीं चीज़ों को आप रिपीट कर दे, दोबारा से लिख दे, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का याद रखें। लास्ट है कंक्लूजन। जब भी कहीं आप स्पीच लिखते हैं, यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अदरवाइज़ कोई भी स्पीच जब बोला जाता है तो याद रखें कि उसका कोई ना कोई कंक्लूजन होता है, यानी कि किस मुद्दे पे उन्होंने बोलना शुरू किया और लास्ट में वो क्या कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष तक ज़रूर पहुँचते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़ ऑफ योर स्पीच, यानी कि आपका जो स्पीच है उसके उद्देश्य पर वो निर्भर करता है। कंक्लूड विद ए कॉल फॉर एन एक्शन, हो सकता है कि आप निष्कर्ष इस चीज़ के साथ इसको कंक्लूड करें कि आपको कोई एक्शन, कोई कार्य करना है। एन अपील, वार्निंग, चेतावनी हो सकती है, अपील प्रार्थना हो सकती है, रिक्वेस्ट प्रार्थना हो सकती है, और जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, या फिर सिर्फ एक धन्यवाद हो सकता है। उसका धन्यवाद मतलब आप पब्लिक को दें कि उन्होंने आपको सुना इस चीज़ के लिए, यानी कि अभिव्यक्ति हो सकती है, धन्यवाद की अभिव्यक्ति हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एक अच्छा इफ़ेक्टिव स्पीच लिखने के लिए याद रखनी चाहिए, जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो तो थे उसके पार्ट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स हैं जिनको आपको लिखना ही लिखना है, 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अभी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले जब आपको एक स्पीच लिखना हो तो ये याद रखें कि आप जो क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें कि उसका मोटो क्या है, वो चाहता क्या है, क्या लिखवाना चाहता है वो। इंटरप्रेट एनी डेटा गिवन, और जो डेटा अगर उसने दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, आप उसको इंटरप्रेट करें, उसको व्याख्या करें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। डू नॉट यूज़ स्लैंग। स्लैंग का मतलब है कि आपको कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। बी फॉर्मल, कम अप विथ फॉर्मल लैंग्वेज राइटिंग। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ एनी फैक्ट्स और फिगर्स, जो भी आंकड़े आप दे रहे हैं, जो भी तथ्य जिनके बारे में आप बता रहे हैं, प्लीज़ 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 डू नॉट रिपीट, उसको दोबारा से ना बताएं। यानी कि एक ही चीज़ को आपने ऊपर बताया फर्स्ट पैराग्राफ में, उसी को ही आप सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं, कंक्लूजन तक पता चले कि आपने 2-3 बार उसको रिपीट कर दिया, तो गलत हो जाता है। फोकस ऑन द इश्यू दैट नीड्स टू बी एड्रेस, और उस बात पे ध्यान दें जिस मुद्दे पर आप एड्रेस करना चाहते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करें, यानी कि आप इधर उधर भटके नहीं, सीधा टू द पॉइंट उन चीज़ों के आसपास, उसी की सराउंडिंग में रहें। पता चले ऐसे नहीं
कि आप जिस मुद्दे पर बोलने वाले हैं उसके एग्जाम्पल देते देते कहीं भटक गए और फिर वापस से उसको लिख रहे हैं। नहीं, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए आपका जो टॉपिक है। यूज ए कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो भी आप लिखते हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बोलना है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं। कई बार मुझे तो मोदी के भाषण बहुत ही पसंद है, और कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी भाषण देते हैं, पुराने पीएम्स रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कि वो उनको ऐसा लगता है कि बस उनको कुछ दिया गया है, वो उसी को पढ़ के बता रहे हैं बस। और मोदी जी जब भाषण देते तो ऐसा लग रहा है कि वो हमें 1 to 1 कनेक्ट होते नज़र आते हैं, जैसे हमसे ही बात कर रहे हैं। यूज़ पोलाइट ग्रामेटिकली एक्यूरेट लैंग्वेज। इस चीज़ का याद रखें कि आपको विनम्र भाषा का यूज़ करना है, ग्रामेटिकल एक्यूरेट होना चाहिए आपकी जो लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि व्याकरण अच्छा होना चाहिए, कहाँ कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है, कौन सी वर्ब यूज़ की जा रही है उसके साथ में, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ग्रामर मिली याद रखना है आपको। एड वैरायटी टू योर वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड मीनिंग यूज़ करते हैं, तो एक बार आपने उस वर्ड को ऊपर लिख दिया, लेकिन उसी वर्ड का उसी को रिपीट मत करो, कोशिश करो कि आप उसका सिनोनिम यूज़ करें। अगर वही चीज़ आपको लिखनी है, वही सेंस लिखना है, तो आप उसको सिनोनिम उसका यूज़ करें, यानी कि वोकैबुलरी है उसके अंदर उसको वैरायटी दें। और एक्सप्रेशन जो आपकी अभिव्यक्ति है उसका ध्यान रखें अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यू आर अलका, हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल की हेड गर्ल है। यू आर डीपली डिस्टर्ब बाय द राइजिंग केसेस ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। यू डिसाइड टू स्पीक ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली अबाउट इट। राइट ए स्पीच ऑन इनडिसिप्लिन 150-200 वर्ड्स, यानी 150 से 200 शब्दों में आपको एक स्पीच लिखना है इनडिसिप्लिन के ऊपर। तो यहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं दो तरीके से। आप चाहो तो सबसे पहले टॉपिक का नाम या हेडिंग लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपको ग्रीटिंग तो करना ही होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में। तो यहाँ आप स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, I'm Alka of class 12, full stop. Today I will speak on indiscipline in schools, यानी कि आज मैं बोलने वाली हूँ स्कूल के अंदर जो इनडिसिप्लिन होता है, अनुशासनहीनता होती है, उसके ऊपर। It is rightly said by स्वामी दयानंद that discipline is necessary not only in schools and colleges but also in every walks of life। ये बिल्कुल सही कहा गया है स्वामी दयानंद जी के द्वारा कि जो डिसिप्लिन है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के लिए हो, बल्कि जीवन के हर कदम पे इसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरी है। अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन विल लीड टू कियोस एंड कन्फ्यूज़न इन लाइफ। अगर जो लाइफ है जो डिसिप्लिन के बिना है, वो अराजकता और भ्रामकता फैलाती है जीवन के अंदर। सिर्फ उसी को ही लीड करेगा, वही चीज़ें उसको मिलेगी, उसी चीज़ का नेतृत्व होगा। We have observed that these days, कि हमने ये देखा है कि आजकल there are a number of indiscipline complaints with the volunteer groups and also with teachers। भी देख रहे हैं कि आजकल ये हेड गर्ल कह रही है कि भी देख रहे हैं जो वॉलंटियर ग्रुप्स है, जो स्वयंसेवी ग्रुप्स है, समूह है, उनके साथ और जो टीचर्स हैं उनके साथ शिकायतें आ रही हैं इंडिसिप्लिन्स की, यानी कि अशिष्टता की, अनुशासनहीनता की। इंडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स कम्स when they do not listen to teachers। और ये जो इंडिसिप्लिन आता कब है बच्चों के अंदर, जब वो टीचर्स की नहीं सुनते हैं। वॉलंटियर्स जो भी स्वयंसेवक हैं, जो बच्चे ही होते हैं जो आपको डिसिप्लिन के लिए गाइड करते हैं, इन चीज़ों के लिए, जब आप उनकी नहीं सुनते तब ये चीज़ें होती हैं। एंड टेक स्कूल्स रूल एंड रेगुलेशंस इन हैंड। और जो स्कूल के नियम विनियम है उनको जब आप अपने हाथों में ले लेते हो, यानी जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, जिसका एक प्रोसेस है करने का, आप उसको खुद करने लगते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप इसमें ध्यान रखें कि मल्टीपल पैराग्राफ्स आप यूज़ करने हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द फेज व्हेन वी बिल्ड कैरेक्टर, यानी कि जब हम चरित्र निर्माण करते हैं। इसे जो स्टूडेंट लाइफ जो है, विद्यार्थी जीवन है, ये वो पक्ष है जीवन का जिसमें हमारा चरित्र का निर्माण हम करते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी ऑल शुड ट्राई टू बिल्ड अप अ साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। और ये वो समय है कि जब हमें
बिल्डअप करना चाहिए एक साउंड बॉडी और साउंड माइंड को, यानी कि एकाग्रचित शरीर को भी और माइंड को भी अच्छे से नरिश करना चाहिए, अच्छे अच्छी चीज़ों से भरना चाहिए। द सोल एम ऑफ स्टूडेंट लाइफ इज़ टू गेन नॉलेज। और स्टूडेंट जीवन का तो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए, एक अच्छी नॉलेज ले। एज वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। वैसे क्यों? क्योंकि हम क्या है, यानी कि वो उसके बारे में कहता है कि एज वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, कि हम हमारे राष्ट्र का भविष्य है। इसलिए दिस एम कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन वी रिस्पेक्ट टीचर्स एंड कंसंट्रेट ऑन स्टडी। और ये जो उद्देश्य है वो तभी अचीव हो सकेगा जब हम अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, अच्छे से सेंट्रलाइज रहेंगे उस चीज़ के लिए। वी शुड नॉट इंडल्ज इन द एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन, कि हमें अनुशासनहीनता के इन कार्यों के अंदर इंडल्ज शामिल नहीं होना चाहिए। विच विल स्पॉइल अवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन को ख़राब कर देगी। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर टू बी फेस्ड बाई बोथ द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। और इसके जो दुष्परिणाम हैं, जो परिणाम हैं, वो दोनों को ही भुगतने होंगे, स्टूडेंट्स को भी, विद्यार्थियों को भी, और उनके साथ साथ उनके माता पिताओं को भी। इन द एंड, और अंत में, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, यानी कि अंत में मैं सिर्फ आप सभी से यही कहूँगी, टू काइंडली कोऑपरेट, कि भाई कृपया करके आप कोऑपरेट करें। एंड अबाउट द रूल्स ऑफ द स्कूल, और स्कूल्स के रूल्स के बारे में, एज वी आर वन फैमिली एंड ऑलवेज बी टुगेदर टू हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, कि हम आखिरकार हमारा जो स्कूल है वो हम सब एक परिवार है और हम अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के काम आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरीके से आप एक स्पीच राइटिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।